हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और मैं अपने चैनल डॉक्टर नारायण बायोलॉजी पर अपनी श्रृंखला जो सरल बायोलॉजी की चला रहे हैं उसी श्रृंखला के अगले एपिसोड में आज का हमारा वीडियो है डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट बाय द पैंक्रियाटिक जूस। लास्ट वीडियो मैंने कल के वीडियो में आपने बाइल के बारे में पढ़ा, जाना कि बाइल का क्या रोल है। सर पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाज से निकलता है, शायद आपको ध्यान हो। पैंक्रियाज में पैंक्रियाज के दो पार्ट थी, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99% था। पैंक्रियाटिक एसिनाई था, एसाइनर सेल था। इन्हीं से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से माध्यम से ड्यूडेनम में पहुंचता था। यानी बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मोर और लेस एक साथ पहुंचते हैं। लेकिन आज हमें बाइल की बात नहीं करनी, वो हम लोग कल कर चुके। तो जो पैंक्रियाटिक जूस में है क्या, दो चीजें, एक तो बाइकार्बोनेटाइन और दूसरा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बाइकार्बोनेटाइन तो बाइल में भी पढ़ा था आपने, फंक्शन से कि जो काइम आ रहा है आपका स्टमक से, उस काइम में जो एसिड कंटेंट है उसे न्यूट्रलाइज किया जाए। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस काइम को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तब तक कोई भी एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, बेहतर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो बाइकार्बोनेटाइन बाइल में भी है और पैंक्रियाटिक जूस में भी है, और दोनों जगह एक ही काम। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं तीन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोहाइड्रेट पर एक्शन करने वाले एंजाइम हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसे हम एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। फैट पर एक्शन करने के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड पर एक्शन करने के लिए न्यूक्लिएजेस। यानी पैंक्रियाटिक जूस के पास जो एंजाइम्स हैं वो खाने के तकरीबन हर हिस्से पर काम करते हैं। पहले प्रोटीन पे आ जाते हैं। प्रोटीन में तीन एंजाइम बताए गए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम हैं, तो सबसे पहले इनको एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही ये आपके जूस के एंजाइम ड्यूडेनम में पहुंचते हैं तो उसी जगह से, ड्यूडेनम की म्यूकोसा से ही एक एंजाइम निकलता है, इंटरोकाइनेज। इंटरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ड्यूडेनम में। वो सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करती है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट होकर के बनता है ट्रिप्सिन। फिर ट्रिप्सिन बचे हुए दो एंजाइम जो काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं उनको एक्टिवेट करता है। इसलिए ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम आपके शरीर में है जिसका रोल डाइजेस्टिव भी है और कैटालिटिक भी है, क्योंकि ये प्रोटीन पर एक्शन करेगा ट्रिप्सिन। और देखिए, दो एंजाइम को मैंने बोला एक्टिवेट भी करेगा। हालांकि ट्रिप्सिन बड़ा स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, हर प्रकार के प्रोटीन पे काम करता है। फिर ये तीनों एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस पर एक्शन करते हैं और बनाते हैं डाइपेप्टाइड्स। यानी जैसे आपने स्टमक में पढ़ा था कि जब पेप्सिन ने प्रोटीन पे काम किया तो बना पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन पे काम कर लेगा तो बनेगा डाइपेप्टाइड्स। यहां पे मैं एक बात अलग कर दूं एनसीईआरटी से, काइमोट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन पे काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे रेनिन ने काम किया था स्टमक में। अंतर है एक, रेनिन स्टमक में एसिडिक मीडिया में काम करता है, जबकि काइमोट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडिया में काम करता है। काम एक ही, कर्लिंग ऑफ मिल्क, कैसीन को पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करना। तो ये तो हो गई प्रोटीन पर एक्शन। अब दूसरे एंजाइम पर आइए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज।
जिसे आप कहते हैं एमाइलोप्सिन। ये बचा हुआ जितना स्टार्च है, याद करिए 30% स्टार्च आपने अभी सिर्फ डाइजेस्ट किया है। बचे हुए संपूर्ण स्टार्च को, चाहे वो 70% हो या इवन 100% हो, संपूर्ण स्टार्च को पैंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है डाइसैकराइड्स में। जब सैलिवरी एमाइलेज काम कर रहा था उस समय संपूर्ण स्टार्च डाइसैकराइड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। लेकिन जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है ये सैलिवरी एमाइलेज की तुलना में 20 गुना ज्यादा ताकतवर एंजाइम है, 20 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये भी बात पूरी हो गई। फिर आया लाइपेजेस। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट पर काम करेगा, जिसको अभी आपने बाइल सॉल्ट से इमल्सिफाई किया होगा, और उसे कन्वर्ट करेगा डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। कुछ डाइग्लिसराइड बना देगा, कुछ मोनो बना देगा। और अंतिम एंजाइम है न्यूक्लिएजेस। वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा। डीएनए पे काम करने वाले का नाम डीएनएजेस, आरएनए पे काम करने वाले का नाम आरएनएजेस। तो जो न्यूक्लिएजेस हैं वो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेंगे और बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। यानी इन समरी आप देखें, अगर पैंक्रियाटिक जूस काम कर चुका है तो प्रोटीन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया होगा, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो गया होगा, फैट डाई एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया होगा, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गया होगा। पैंक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसीलिए कहते हैं क्योंकि खाने के हर हिस्से पे काम करता है। इससे पहले आपने यहां पढ़ा था सलाइवा, उसने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम किया। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था, उसने सिर्फ प्रोटीन पे काम किया। बाइल आपने पढ़ा, उसने सिर्फ फैट पे काम किया। ये पहला ऐसा डाइजेस्टिव जूस पढ़ रहे हैं जिसने जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड हर हिस्से पर काम किया। तो ये रहा आपके पास पैंक्रियाटिक जूस का रोल। अगले लेक्चर में कल हम आपको बताएंगे इंटेस्टाइनल जूस का काम, और तब जाकर के हमारा डाइजेशन ऑफ फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होगा वो पूरा हो पाएगा। ये जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं इन्हीं के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हर उस बच्चे तक हम पहुंच सकें जिनके पास शायद ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए कोई विशेष अरेंजमेंट नहीं है। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप बार बार देखें और देख करके एनसीईआरटी की लाइन को रिलेट करें, क्योंकि आई हैव मेंशनिंग द लाइन ऑफ एनसीईआरटी जहां से मैंने वीडियो लेक्चर फ्रेम किया है। तो शायद आप तक मेरी बात पहुंच जाए। हो सकता है आपके वीडियो को 1 या 2 बार देखना पड़े, बट ट्राई टू रिलेट। कुछ कंप्रोमाइजेस जरूर हैं, बट शायद हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। हमारा जो ये एफर्ट है वो आपको कैसा लगता है और कितनी मदद हो रही है ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में आके इन एफर्ट्स को बताएंगे कैसा, कितनी मदद कर रहा है। खैर, गुड लक एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।